हेलो एंड वेलकम टू मिस्टीरियस मूवीज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। और आज मैंने थोर लव एंड थंडर का ट्रेलर देखा और 18 नए विवरण पाए। मैं विवरण के बारे में सीधे पॉइंट पर बात करने वाला हूं, तो वीडियो देखें, एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, ट्रेलर हमें दिखाता है कि थोर कैसे वर्षों में बड़ा हुआ है। हम उसे एक बच्चे के रूप में, एक किशोर के रूप में और निश्चित रूप से एक वयस्क के रूप में देखते हैं। अब यह केवल दूसरी बार है जब मार्वल ने हमें दिखाया कि जब वह छोटा था तो थोर कैसा दिखता था। पहली बार हमने थोर 1 में ही एक युवा थोर को देखा था। अब ताइका वेट्टी ने हमें बढ़ते हुए एक असेंबल दिखाकर ट्रेलर ओपन करने का फैसला क्यों किया है? हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह यादृच्छिक है, क्योंकि कॉमिक्स में थोर ने अपना अधिकांश जीवन गोर द गॉड बुचर से जूझते हुए बिताया, जो इस फिल्म में मुख्य खलनायक है। और उस लड़ाई में एक युवा थोर, पूर्ण विकसित थोर और एक बुरा थोर था जो एक साथ लड़ा था गोर के खिलाफ। तो ट्रेलर खोलकर हमें थोर के ये विभिन्न संस्करण मार्वल के हो सकते हैं इस विचार को छेड़ने का तरीका कि गोर अपने जीवन में कोई नया खलनायक नहीं है, वह लड़ रहा है उसे जीवन भर। और अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह पहली MCU फिल्म होगी जहां हम कई थोर, और जैसा कि मैंने कहा, कॉमिक्स में कई थोर टीम गॉड द गॉड बुचर से लड़ने के लिए टीम बनाते हैं, इसलिए यह सब जोड़ता है। और यदि आप किशोर थोर के सूट को नोटिस करते हैं तो उसने एकदम सही कॉमिक सूट पहना है, जहां न केवल रंग मेल खाते हैं बल्कि उनके पंखों वाला हेलमेट भी। और मुझे पसंद है कि जैसे जैसे थोर बड़ा होता गया उसके शरीर का कवच बढ़ता गया। उदाहरण के लिए, उसका किशोर स्व बिना आस्तीन का था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ और ताकतवर होता गया और अधिक कवच जोड़ता रहा। नंबर 2, थोर इस ट्रेलर के वॉइस ओवर में कही, मुझे पता लगाने की जरूरत, असल में मैं कौन हूँ। कट सीन। अब जब उसने यह कहा तो मुझे एक बात का एहसास हुआ तुरंत, और मैं इसे आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। थोर अभी भी अपने सच्चे स्व को खोजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब वह पहले से कहीं ज्यादा है। महसूस किया है कि उसके पास जो शक्तियां हैं वे न केवल उसके लिए अद्वितीय हैं। स्टीव रोजर्स हथौड़ा चला सकते थे और अब वह एक और व्यक्ति को देख रहे हैं जो कपड़े पहनता है उसकी तरह ही। उसके जैसी शक्तियां भी हैं, लेकिन समान लिंग साझा नहीं करता है। तो इन सब को देखकर वह अपने आप से कहता है, तब मैं कौन होता? क्योंकि मेरी शक्तियां अब मुझे परिभाषित नहीं करती हैं, इसलिए मुझे यह पता लगाना चाहिए कि वास्तव में मैं कौन हूं। नंबर 3, यह दृश्य जहां थोर ध्यान कर रहा है और सूर्यास्त देख रहा है, सीधे समानांतरन थानोस। वे दोनों एक नए रास्ते को स्वीकार करने के लिए अपनी योद्धा मानसिकता को अपने पीछे छोड़ गए। अब यह सीन थोर के काफी वजन कम करने के बाद हो रहा है और अब पूरी तरह से हो चुका है, फिर से कटा हुआ। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर यह दृश्य फिल्म के अंत में, और अगर यह अंत में होता है तो इसका मतलब होगा कि थोर अवचेतन रूप से प्रेरित थानोस द्वारा, जो उसी तरह आराम करने का इरादा रखता था। अब ध्यान दें कि यह ग्रह पृथ्वी नहीं है, क्योंकि हम आकाश में 2 अन्य ग्रहों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और यह विशाल सूर्य निश्चित रूप से सबसे बड़ा सस्ता है। इतना ही नहीं, हम एक चक्राकार ग्रह भी देख सकते हैं। अब इस पर मेरी बात सुने, यह सिर्फ एक थ्योरी है, ठीक है? थोर यहाँ थानोस के घर टाइटन में बैठा हो सकता है। टाइटन जो निश्चित रूप से शनि ग्रह का चंद्रमा है, और अगर टाइटन इस तरह दिख सकता है जहां पृथ्वी जैसा वातावरण था, बस एक सिद्धांत, ठीक है? नंबर 4, फिर हम देखते हैं कि एंड गेम के ठीक बाद यह फिल्म कैसी होगी, जैसा कि थोर को देखा गया है। कुछ विशाल जंजीरों को तोड़कर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए युद्ध की रस्सी के रूप में उपयोग करना। यह उनकी अत्यधिक ताकत को भी प्रदर्शित करता है। मेरा मतलब है, हम यहाँ पर एक शाब्दिक भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसे थोड़ी आवश्यकता होगी कुछ वजन कम करने के लिए एक रस्सी से ज्यादा। अब ध्यान दें, उसने स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर वाला टोपी पहन रखा है, और अगर आप बारीकी से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि थोर ने उस टोपी पर शब्दों को स्वयं समायोजित किया है। मेरा मतलब है कि यदि आप ताइका के काम के प्रशंसक रहे हैं तो आपको इस प्रकार को देखकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो थोर का लुक है वो क्लियरली इंस्पायर्ड है ऑस्कर विनिंग मूवी फॉरेस्ट गंप से। डोंट थैंक मी, जस्ट लाइक द वीडियो। पूरी फिल्म में हास्य का। अब ध्यान दें, थोर के इस मोटे संस्करण ने पूरी आस्तीन वाली पोशाक नहीं पहनी है जैसे उसने किया था एंड गेम में। एंड गेम में उनके पास क्रिस हेम्सवर्थ के दस्ताने भी थे ताकि उनका प्रोस्थेटिक मेकअप छिपाना आसान हो जाए। कट सीन। लेकिन इस फिल्म में उन्होंने न तो पूरा पहना है आस्तीन और न ही उसके पास कोई दस्ताने हैं, सिवाय इस रिस्टबैंड के। यह स्वचालित रूप से हमें बताता है कि जब कोई फिल्म एक विशेष नायक के बारे में होती है, न कि एक समूह के बारे में, उनमें से मेकअप टीम और VFX टीम को अपना काम करने के लिए काफी समय मिलता है। और यही कारण है कि एंड गेम में दिखने वाले मोटे सूट की तुलना में यह अधिक कन्विंसिंग दिखता है। नंबर 5, थोर ने अपने नए रूप का खुलासा किया और पीटर क्विल ने अपनी आंखों को ऐसे घुमाया जैसे वह थक गया हो, यह देखने के लिए कि थोर कितना नाटकीय है, और यह तथ्य कि वह पीटर से बहुत बेहतर दिखता है।
लेकिन यही हमें विश्वास करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये दो शॉट क्रम में नहीं है। ध्यान दें, जब थोर खुद को उजागर कर रहा था है पीटर, उसके साथ क्विल और नेबुला थे जो इस चट्टान के पीछे छिप गए थे। इसलिए पतरस ने अपनी आंखें घुमाई, अवश्य ही किसी और कारण से हुआ होगा। और मुझे पसंद है कि थोर ने खुद को उजागर करने के लिए कपड़े के इस टुकड़े को फेंक दिया, लेकिन अंत में कवर किया उसके पीछे स्थानीय बिना जाने। ध्यान दें कि कैसे ग्रूट, रॉकेट और नेबुला कपड़े के इस टुकड़े के नीचे गिरते ही उसका पीछा कर रहे थे इस लोकेल के ऊपर, वह भी उस आदमी पर जिसके सिर पर ताज है। तो वह कोई नेता होना चाहिए समूह का, और इसीलिए इस समूह का एक दल का सदस्य हवा में उछलता है, यह देखकर चौंक जाता है कि क्या सच में हो रहा है। नंबर 6, थोर फिर अपने अभिभावकों के दोस्तों को विदाई देता है, लेकिन यह शॉट बहुत अजीब लगता है मेरे लिए। मेरा मतलब है कि थोर की दाईं ओर खाली छोड़ी गई पर्याप्त मात्रा में देखें। मैंने आपके द्वारा पोस्ट किए गए कुछ सिद्धांतों को पढ़ा है, और ऐसा लगता है जैसे यह हो सकता है यहाँ थोर के पास बीटा रे बिल खड़ा है, और उस स्थिति में वे जिस ग्रह पर खड़े हैं वह साकार हो सकता है, और वह रंगीन पैंट की व्याख्या करेगा जो कोर्ग ने अभी पहनी है। और यह मानने का एक और कारण है कि ये दो दृश्य साकार में हो सकते हैं, ये सभी दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान। क्योंकि हमने थोर रग्नारोक में सीखा कि साकार एक कृत्रिम कचरा ग्रह है जिसे बनाया गया है ग्रैंडमास्टर द्वारा, जो बहुत सारे वर्महोल से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष अपशिष्ट जमा करते हैं। नंबर 7, एक ही शॉट में नोटिस कोर्ग के पास एक समान प्रकार का फर कॉलर है जैसा कि थोर करता है कुछ दृश्यों में। उनके लेग आर्मर पर भी यही पैटर्न है। नंबर 8, हमें इस ट्रेलर में एक विकसित असगार्ड देखने को मिलता है जो जाहिर तौर पर बन गया है पर्यटकों के लिए एक जगह। मुझे खुशी है कि तायका ने इस सड़क को चुना, क्योंकि ये चमकती इमारतें, यह उड़ता रथ, सब ठोस सबूत हैं कि असगार्ड एक जगह नहीं है, यह लोग हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस ग्रह पर हैं, वे अंततः फिर से खड़े होंगे। और ध्यान दें कि इस ट्रेलर के लगभग सभी शॉट्स में किसी न किसी तरह की धूप दिखाई दे रही है आकाश में। जब उन्होंने यह कहा तो लोकी के लिए यह एक महान कॉलबैक है। कटसीन, लोकी अपने जीवन के अधिकांश समय दुष्ट होने के बावजूद एक अच्छे कारण के लिए मर गया, और वह जानता था कि सूर्य उसके भाई और उसके लोगों पर एक बार फिर चमकेगा। नंबर 9, अब दो अंतरिक्ष बकरियों द्वारा खींचे गए इस उड़ते हुए रथ में हम वाल्कीरी को देख सकते हैं, उसकी योद्धा पोशाक कोर्ग जो अभी भी फर कॉलर पहनती है, और निश्चित रूप से थोर खुद। लेकिन नाव पर एक और व्यक्ति है जिसे मैं इस दृश्य को ठीक से देखकर समझ नहीं पा रहा हूं अभी। कमेंट में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अब यह वही रथ है जिसे थोर बाद में एक अज्ञात जमे हुए ग्रह में प्रवेश करने के लिए उपयोग करता है। और इससे पहले कि हम पूछें कि वह अंतरिक्ष में एक पूरी नाव को उड़ाने में कैसे कामयाब रहा, ठीक है, वह स्पष्ट रूप से रथ के साथ यात्रा करने के लिए स्टॉर्मब्रेकर की शक्तियों का उपयोग कर रहा है, इसमें हर कोई। लेकिन ध्यान दें कि थोर स्टॉर्मब्रेकर नहीं पकड़ रहा है, इसे कहीं लगाया गया है जैसे उसने ट्रेलर की शुरुआत में जमीन पर लगाया था। और यह मेरे सिद्धांत का समर्थन करता है कि थोर वास्तव में स्टॉर्मब्रेकर की शक्तियों का उपयोग कर रहा है, यह उड़ने वाली नाव। और इन दो अंतरिक्ष बकरियों को टूथग्नशर और टूथ ग्राइंडर के नाम से जाना जाता है। वे 1976 से पहले के हैं और तब से थॉर कॉमिक्स में 50 से अधिक प्रस्तुतियां दे चुके हैं। इन अंतरिक्ष बकरियों में अद्वितीय शक्तियां होती हैं, जैसे कि म्योनिर को नुकसान पहुंचाने और खींचने की क्षमता, थोर का रथ तेज गति से। नंबर 10, जब हमें ज़्यूस के देवता क्षेत्र ओलम की एक झलक दिखाई जाती है, इस बैंगनी चमक को एक तरफ से दूसरी तरफ सुपर स्पीड में जाने पर ध्यान दें। अब अगर हम कॉमिक्स पर वापस जाते हैं तो थोर की अंतरिक्ष बकरियों को कभी कभी रंग में चित्रित किया जाता था बैंगनी। तो यह कहना सुरक्षित है, थोर इन दो अंतरिक्ष बकरियों द्वारा खींचे गए अपने रथ में यात्रा करेगा ज़्यूस के दायरे जाने के लिए। नंबर 11, जब हम थोर को एक समुद्री डाकू जहाज में देखते हैं और यह महिला चुंबन करने के लिए उसकी ओर झुकती है, उसे ध्यान दें कि आसपास कम से कम 3 शव हैं थोर के। मुझे यकीन नहीं है कि वे मर चुके हैं या सिर्फ बेहोश किए गए हैं, जो कुछ भी है थोर ने लिया होगा। नंबर 12, थोर और कॉब को एक पॉइंट पर एक विशाल मृत प्राणी को देखते हुए दिखाया गया है, बर्फ से भरा स्थान पर। अब यह फॉलिगा द बेहेमोथ है। वह एक शक्तिशाली देवता है जो गॉड द गॉड बुचर से पहले थोर का एक अच्छा दोस्त हुआ करता था। उसे कॉमिक्स में मार डाला। यह पैनल सीधे जेसन आरोन के थॉर गॉड ऑफ थंडर 3 कॉमिक से लिया गया है, जहां थॉर पाता है बेहेमोथ फालिगा मर गया। केवल अंतर यह है कि कॉब को अब दृश्य में शामिल किया गया है और थोर स्टॉर्मब्रेकर को पकड़ा हुआ है म्योनिर के बजाय। अब अपने मित्र के शव को देखकर थॉर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। थोर थोड़ा चिंतित है और निश्चित रूप से डरा हुआ है। एम्प्लॉइंग थॉर जानता था कि फॉलिगा कितना शक्तिशाली है, इसलिए जिसने उसे हराया वह मजबूत होना चाहिए उससे। नंबर 13, हम वाल्कीरी को देखते हैं जो एक सम्मेलन बैठक में असगार्ड के वर्तमान राजा हैं, दुनिया भर के सरकारी अधिकारी भी है। और वहां कुछ सेकंड के लिए हम मिक को देख सकते हैं जो अब एक आधुनिक सूट पहने हुए है और शायद वाल्कीरी को ड्रिंक परोसता।
तो शायद जीवन में इतना आगे जाने के बावजूद वाल्कीरी अभी भी अपने पीने के आदत के साथ संघर्ष कर रही है। इतना ही नहीं, उनके शासन में पूरी नई असगर्ड का आधुनिकीकरण किया गया है, और यही कारण है कि असगर्डियन सैनिक अब जादुई के बजाय आधुनिक सैन्य पोशाक पहनते हैं। और यहाँ तक कि जिस कुर्सी पर वाल्कीरी बैठता है, भले ही वह किसी अन्य कुर्सी की तरह दिखती हो, लेकिन इसमें एक असगर्डियन पैटर्न बना हुआ है। अब ध्यान दें कि वाल्कीरी ने खुद अपनी दोनों मध्यमा उंगलियों पर कुछ अजीब नाखून पेंट किया है। मुझे यकीन नहीं है कि इसके बारे में क्या है, आइए कमेंट्स में चर्चा करें। नंबर 14, हमें ओलंप की एक और झलक मिलती है जहां हम ज़्यूस की एक विशाल मूर्ति देख सकते हैं। लेकिन वॉकवे में ध्यान दें, हम कोर्क को दो लाल टोपी वाले आंकड़ों के साथ देख सकते हैं। अब उनमें से एक रूप से खुद थोर है और दूसरा शायद जेन फोस्टर है, माइटी थोर के रूप में। लेकिन ध्यान दें कि ऊंचाई का अंतर उतना नहीं है जितना कि थोर के मामले में हुआ करता था, और जेन फोस्टर जब वह एक नियमित इंसान हुआ करती थी। इसलिए वे वास्तव में नताली पोर्टमैन को इस फिल्म में एक शारीरिक परिवर्तन दे रहे हैं। नंबर 15, स्टार लॉर्ड थोर से कहता है, और मैं बोली, याद रखें कि मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम कभी खोया हुआ महसूस करते हो, बस उन लोगों की आंखों में देखें जिन्हें आप प्यार करते हैं। और तभी थोर पीटर क्विल की आंखों में देखता है। कट सीन। अब यहाँ एक छोटी सी जानकारी है, बेटा दू। मैं कहता हूँ कि वहाँ VFX टीम से एक छोटी सी गलती हुई है। इस ट्रेलर में थोर की आंखें अविश्वसनीय रूप से नीली हैं। याद रहे, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में उनकी एक आर्टिफिशियल आंख थोड़ी पीली हुआ करती थी, लेकिन इस फिल्म में उनकी दोनों आंखों का रंग काफी नीला है। अब इस दृश्य पर वापस आते हैं। ध्यान दें कि जब क्रिस हेम्सवर्थ क्रिस प्रैट को देखता है, तो लेकिन जैसे ही वह झपकाता है और अपनी बाईं ओर देखता है, उसकी आंखों का रंग चला जाता है, वापस सामान्य हो जाता है, जो अभी भी नीला है। लेकिन इतना मैं अनुमान लगा रहा हूं कि उन्होंने शायद अभी तक CGI नहीं किया है और हम हेम्सवर्थ के असली आइज को देख रहे हैं। नंबर 16, अब इस वाइट शॉट में हम फिर से पृष्ठभूमि में दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान का एक गुच्छा देख सकते हैं। तो मेरा सिद्धांत सच हो सकता है और वे वास्तव में साकार ग्रह पर समाप्त हो सकते हैं। नंबर 17, आखिरी दृश्य में जहां हम जेन फोस्टर उर्फ द माइटी थॉर को खुद देखते हैं। थोर जाहिर है यह देखकर हैरान है कि यह कैसे संभव है। अब लेडी थोर के बारे में बात करने से पहले यहाँ थोर के सूट पर ध्यान दें। पूरे ट्रेलर में उन्होंने जो पहना था वह अब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उदाहरण के लिए, जब थोर कॉक के साथ हाई फिविंग कर रहा था तो ध्यान दें कि उसके सूट में बहुत सारा सोना था और नीला चढ़ाया हुआ था, लेकिन यह सिर्फ सादा और साधारण काला है। तो यह मान लेना सुरक्षित है कि थोर को इस फिल्म में भी अपने सूट में कुछ अपग्रेड मिलेगा। नंबर 18, अब यह ट्रेलर से मेरा पसंदीदा विवरण है, लेकिन इस विवरण को समझाने के लिए मुझे एवेंजर्स एंड गेम पर वापस जाना होगा। ध्यान दें कि कैप्टन अमेरिका हमेशा म्योनिर के उड़ान पथ को कुशन करता है जबकि थोर पकड़ लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैप का उपयोग ढाल की पुनरावृत्ति के समायोजन के लिए किया जाता है, और इसलिए जब भी वह मजोलनिर या स्टॉर्मब्रेकर को बुलाता है, वह हमेशा उसे अपना हाथ पीछे की ओर धकेलने देता है। लेकिन थोर जानता है कि म्योनिर उसके हाथ रुक जाता है। यह भी दर्शाता है कि कैसे थोर कुछ अर्थों में कैप से अधिक मजबूत है क्योंकि वह रुकने में सक्षम है। दोनों हथियार बिना अपना हाथ हिलाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कैप कमजोर है। यह सिर्फ यह दिखाने के लिए जाता है कि वह अपनी ढाल का उपयोग करने के लिए इतना अभ्यस्त है कि वह म्योनिरों का उपयोग करता है। ठीक उसी अंदाज में भी। तो मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि लेडी थोर ने मजोलनिर को कैसे सम्मन किया है, इस पर ध्यान दें। यह उसके हाथ में आता है और वहीं रुक जाता है। कोई अतिरिक्त हलचल नहीं। यह उसके हाथ को पीछे नहीं धकेलता है और बस उसकी हथेली में बैठ जाता है। इसका मतलब यह है कि उसके पास थॉर के समान ही समान स्तर की ताकत है। और यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं यह वही म्योनिर है जिसको गॉडेस ऑफ डेथ हेला ने तोड़ दिया था, और यह कैसे जुड़ा मुझसे मत पूछो। और बस इतना ही, यह थोर लव एंड थंडर ट्रेलर का मेरा ब्रेकडाउन है। मुझे आशा है कि मैं आपको कुछ नए विवरण देने में सक्षम था जो आपने पहले नहीं पकड़ा था। अगर मैंने किया तो कृपया मुझे एक लाइक दें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।